हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का CSC T20 चैलेंज का जो मैच है, जो फाइनल है उसके बारे में, जो कि होने जा रहा है लायंस और डॉल्फिन्स के बीच में। तो ये है फाइनल, ठीक है। पहले ही जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा सेम टू सेम चीज़ें वही हो जाएंगी आज के मैच पे, तो आप गलत सोच रहे हो। ग्रुप स्टेज के मैचेस, लीग स्टेज के मैचेस अलग होते हैं। नॉकआउट मैचेस हमेशा अलग होते हैं। यहाँ पर हमेशा ही कुछ एक आध ऐसे प्लेयर हम उभर के आते हैं जिनको कोई भी उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करता है। और ये सिर्फ मतलब इस टूर्नामेंट की बात मैं नहीं कर रहा, आप किसी भी टूर्नामेंट में ये कॉन्सिडरेशन रख सकते हैं, ठीक है। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो ऐसे टूर्नामेंट्स में, ऐसे स्टेजेस में बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो शायद यंग हो, पूरा टूर्नामेंट अच्छा करा हो, लेकिन अहम मौके पे आके इस तरह के मैचेस में अपना नर्व प्रेशर संभाल नहीं पाते हैं और अच्छा नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मैंने भी एक्सपीरियंस करा है। आपने भी अगर बहुत सारे मैचेस के टूर्नामेंट्स देखे होंगे, जिनके फाइनल्स भी देखे होंगे, तो वहाँ पर आपने भी ये एक्सपीरियंस करा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो जो हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस से बात तो करेंगे ही। उसके बाद मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जिनका इस पूरे वीडियो में कोई जिक्र तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपको करके दे सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस मैच में कभी भी आप पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको याद होगा इन दोनों टीमों का मैच ग्रुप स्टेज में भी हुआ था, तो वहाँ पर लगभग सारी चीज़ें जो जो हमने एक्सपेक्ट करी थी वैसा ही गया था, लेकिन यहाँ पर अलग भी हो सकता है। कल के मैच में भी आपने देखा, हमने कहा था कि विलम लुब्बे बैटिंग से अच्छा करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर दिया और ऐसे कोई खास पॉइंट स्कोरर बने नहीं थे, ठीक है। जो जो प्लेयर्स का हमने एक्सपेक्टेशन किया था वही हुए थे, लेकिन विलम लुब्बे एक आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर के तौर पे सामने आए थे। तो ऐसे हो सकते हैं चीज़ें, ठीक है। और कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस भी टीमें कर सकती हैं जो हम शायद एक्सपेक्ट नहीं करें। कल के मैच में जैसे कि जेट डेक्लर को टीम खिला रही थी, वॉरियर्स की टीम, जिसका रीज़न मुझे तो समझ नहीं आया क्या रोल था उनका, जबकि ऑलरेडी 2-3 स्पिनर्स उनके टीम में खेल रहे थे। तो जो भी हो, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से ब्लो अवे मत हो जाना। जो जो है उसको तो आप कॉन्सिडरेशन में रखोगे ही, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन जो दूंगा आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो, या फिर अगर आपको खुद को कुछ अलग लगे तो उसके हिसाब से भी जा सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आखिरी 5 मैचेस की अगर बात करें T20 में, तो लायंस आपको 2-1 से आगे होती हुई दिखेगी, लेकिन इन दोनों मैचेस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आज के मैच में रिलेवेंट नहीं हो। और मैं मोमेंटम वनडे कप में भी आपको पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड जो चीज़ें थी मोमेंटम वनडे कप में वो मैं आपको दिखा दूंगा। आई होप आपको वो आइडिया समझ में आएगा क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो ये है पहला मैच, और ये है आखिरी मैच, सेकंड लास्ट मैच, जो कि हुआ था डरबन में। लायंस ने बनाया था 159, बभूमा और नीचे से मुल्डर के यहाँ पर स्कोर्स थे। बॉलरों में से महाराज, सुब्रायन फ्राइडिंग और डूपा विलन। डूपा विलन वर्सेस रीजा हेंड्रिक्स एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन चलता आया है ओवर द ईयर्स, और हमेशा डूपा विलन ने एज रखा हुआ है रीजा हेंड्रिक्स के अगेंस्ट में। अभी डूपा विलन खेल तो नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में आपने नोटिस करा होगा किधर खराब बॉलिंग रही थी डेथ ओवर्स में डॉल्फिन्स का। वो तो अच्छा हुआ कि उनके स्पिनर्स ने बहुत हद तक रनों को रोक के रखा था, नहीं तो दिक्कत में आ सकती थी डॉल्फिन्स की टीम। और ये एक चीज़ है, ठीक है, आपने नोटिस करा होगा पूरे टूर्नामेंट में डॉल्फिन्स के स्पिनरों ने अच्छी बॉलिंग करी है। आखिरी मैच पर भी अच्छी बॉलिंग कराई थी। सुब्रायन का इकोनॉमी 4 से भी नीचे था अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ। महाराज तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है कि जो टीम्स हैं वो उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनको टैकल कर रहे हैं, उनको विकेट नहीं दे रहे हैं। तो एज ए फैंटेसी प्लेयर ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि जो बॉलर अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं उनको विकेट मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि अगर विकेट नहीं मिलता है तो एट द एंड ऑफ द डे आपका कोई फायदा है नहीं, ठीक है। मैक्सिमम आपको शायद इकोनॉमी का बोनस वो देके जाएंगे 8-10 मैक्सिमम, लेकिन इससे आपको कुछ फायदा होगा नहीं अगर वो विकेट नहीं निकाल पाते हैं। तो ये प्रेडिक्ट आप कर सकते हैं कि कौन से बॉलर अच्छा बॉलिंग करेंगे, लेकिन ये प्रेडिक्ट कर पाना कि सामने वाली टीम को विकेट देगी या नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। आज के मैच में भी आप ये चीज़ उम्मीद रख सकते हैं कि डॉल्फिन्स के जो स्पिनर्स हैं वो कुछ डोमिनेट करेंगे, लेकिन विकेट मिलेगा या नहीं ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो देखते हैं हमें आगे क्या क्या चीज़ें मिलता है। तो डॉल्फिन्स यहाँ पर चेज नहीं कर पाई थी, ठीक है। सुब्रायन का यहाँ पर परफॉर्मेंस था बैटिंग से भी। फॉर्चून फंगीसो, स्पेशली फंगीसो के बारे में मैं कहना चाहूँगा। जनरली मैं ये कहता हूँ कि डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में स्पिनर्स उतने चलते नहीं हैं, लेकिन फंगीसो एक ऐसे स्पिनर मुझे दिखे हैं ना जिन्होंने लगभग हर मैच में ही यहाँ पर विकेट निकाला हुआ है डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 2 विकेट उनके हाथ में था, साथ में मुल्डर, प्रिटोरियस के विकेट्स भी थे।
उसके बाद ये है आखिरी बार जो हुआ था सेमीफाइनल, ये हुआ था जोहानिसबर्ग में, और यहाँ पर पूरी तरीके से लायंस ने डोमिनेट करा था। 163 डिसेंट स्कोर यहाँ पर भी बनाया था डॉल्फिन्स ने। पहलुक वायो और महाराज के नीचे से स्कोर नोटिस करो, बहुत सारे प्लेयर्स अभी अवेलेबल नहीं है। हो सकता है टॉप ऑर्डर से किसी ने रन बनाया हो, लेकिन जो करंट प्लेयर्स में से अवेलेबल है ये सारे ही लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों में से किसी का स्कोर नहीं है। मुल्डर के यहाँ पर भी 2 विकेट थे। फंगीसो का फिर से विकेट पिटोरियस के साथ। लायंस ने यहाँ पर चेस कर लिया और बहुत ही इजीली चेस कर लिया। जैसे ही डरबन के बाहर गई डॉल्फिन्स की टीम, उनके स्पिनर्स का कोई रोल नहीं रहा। रिकल्टन, बाबूमा और डसन के यहाँ पर स्कोर्स आपको दिख जाएंगे। ये कुछ स्कोर्स हैं। और इस सीजन में जो पहला मैच हुआ था, तो वैसे जैसे ही डॉल्फिन्स वापस आ गई डरबन पे, फिर से हमें वो डोमिनेशन टाइप चीज़ें देखने को मिली थी। 151 उन्होंने बनाया था, विकेट्स नहीं गिरने दिए से ज़्यादा, एक एक करके विकेट मिला था पिटोरियस, रबाडा, फॉर्चून को। और लायंस को पूरी तरीके से यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स करवा दिया था डॉल्फिन्स के स्पिनरों ने। सुब्रायन के 3 विकेट थे, बाकी पेसरों ने 2-2 का विकेट निकाला था। महाराज का 1 विकेट भी यहाँ पर था। ठीक है, तो ये है जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है डरबन में। आप नोटिस कर सकते हैं डॉल्फिन्स की बैटिंग यहाँ पर अभी तक तो खराब नहीं हुई है कि एक भी मैच में चाहे वो हारे या जीते, ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा खराब हुआ था, लेकिन फिर भी 140 के ऊपर स्कोर गया। यहाँ पर भी 163 और आखिरी मैच में 151 फॉर 4। लायंस की बैटिंग में हालांकि आखिरी मैच में इशू आया है, और उसके पहले तक लायंस की बैटिंग भी ठीक ही होती थी। तो जितना हमें देखने को मिल रहा है कि उस एक इनिंग्स को छोड़कर ये एक बैटिंग हैवी फिक्चर रहा है। बॉलरों को भले ही विकेट मिले हो, लेकिन रन यहाँ पर बराबर बने हैं। ठीक है, डरबन में जो 2 मैचेस हम देख सकते हैं, एक में लायंस जीती है और एक में डॉल्फिन्स जीती है। लायंस जो जीती थी एक मैच, वहाँ पर उनको बैटिंग से ही जो है जीतना पड़ा था, और बॉलरों में से फंगीसो, मतलब स्पिन से ही उनको हट किया था फंगीसो और फॉर्चून ने। तो ये एक रेसिपी हमें देखने को मिल रही है कि डॉल्फिन्स के अगेंस्ट में जनरली मैं तो देखता हूँ कि स्पिनर्स उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, और ओवर द सीजन आपने ये नोटिस भी करा होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक आप देख सकते हैं फंगीसो और फॉर्चून का इफेक्टिव रोल रहा है। स्पेशली आखिरी बार जब डरबन में लायंस ने हराया था डॉल्फिन्स को T20 मैचेस में। ठीक है, अच्छा, जो T20 मैचेस में क्या क्या है आपने आई होप नोटिस कर लिए होंगे। अभी मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ मोमेंटम वनडे कप के भी। ठीक है, T20 मैचेस में क्या क्या हुआ है डरबन में और डरबन के बाहर, आई होप आपने जो डिफरेंस देख लिया होगा। मैं आपको मोमेंटम वनडे कप की चीज़ें दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा, पहले वो मैचेस देख लो जो डरबन में नहीं हुए हैं, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। वो मैचेस ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होंगे ऑफकोर्स, लेकिन जो डरबन में हुए हैं वही रेलिवेंट होंगे, लेकिन डिफरेंस समझ लो। देखो, ये हुआ था पोचेफस्ट्रूम में। ठीक है, डॉल्फिन्स 253, लायंस ने चेस कर लिया। करंट स्कोरर्स में से आपको शायद जॉन्डो दिख जाएंगे, फ्राइडिंग दिख जाएंगे, बॉर्डन हेनरिक्स, ये कुछ है। मैं ज़्यादा डिक्टेट नहीं करवा रहा क्योंकि डरबन के मैचेस नहीं है। अच्छा, अब जैसे डरबन में वापस आ गई टीम, लायंस का बैटिंग कोलैप्स। ठीक है, रीजा हेनरिक्स के कुछ रन, सुब्रायन के विकेट, फ्राइडिंग के विकेट, डॉल्फिन्स ने चेस कर लिया। जॉन्डो यहाँ पर अवेलेबल थे, मुल्डर के विकेट। ये थे कुछ परफॉर्मर्स जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से अवेलेबल हैं। उसके बाद जैसे ही मामला डॉल्फिन्स के डरबन के बाहर चला गया, तो डॉल्फिन्स ने यहाँ पर स्कोर तो करा ही था, लेकिन लायंस ने भी यहाँ पर अच्छा स्कोर करा। फिर से रीजा हेनरिक्स का यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल आपको देखने को मिल रहा है डरबन के बाहर, ध्यान से देखना। ठीक है, साथ में रसन वगैरह तो है ही। सुब्रायन का यहाँ पर भी विकेट था। अब जैसे ही फिर से डरबन में वापस आ गई टीम, फिर से आप देखेंगे ऑल आउट हो गई टीम 244 पर। ठीक है, फिर से मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के स्कोरर्स को हमें ढूंढना पड़ा। बॉलरों में से सुब्रायन फिर से हैं, फ्राइडिंग तो है ही, डॉल्फिन्स ने चेस कर लिया। ठीक है, जॉन्डो हमें फिर से देखने को मिल रहे हैं, सेकेंडरी से स्पेशली जॉन्डो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, फंगीसो के विकेट। और उसके बाद जैसे ही आप डरबन के बाहर चले गए, 262 डॉल्फिन्स और लायंस ने चेस कर लिया। ठीक है, ये कुछ है और बस। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे डरबन में मैचेस हुए हैं, कुछ हो या नहीं हो, लायंस का 10 विकेट तो गिरा ही है। अगर मैं मोमेंटम वनडे कप की बातें करूं तो ठीक है, स्पिनर्स का रोल रहा है, ज़रूरी नहीं वो डोमिनेट करें, लेकिन रोल बराबर रहा है। साथ में पेसर्स जो होते हैं उनके नंबर ज़्यादा होते हैं, तो उनके विकेट्स भी ज़्यादा हैं। और एक और चीज़ जो हमने नोटिस करी कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैनों का यहाँ पर रोल काफ़ी आता है। डरबन के बाहर रीजा हेनरिक्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा है, ये भी आपने नोटिस करा होगा। ठीक है, नहीं तो ओवरऑल हमको मिडिल ऑर्डर से ही जो है परफॉर्मर्स देखने को मिलते हैं। इवन जो लास्ट मैच भी हुआ था, वहाँ पर भी हमें मिडिल ऑर्डर से ही जो हायर स्कोरर हैं दोनों ही टीमों की तरफ से वो देखने को मिले थे। हालांकि पीटरसन ने भी यहाँ पर अच्छा स्टार्ट किया था, जो कि डॉल्फिन्स के होकर खेल रहे थे। ठीक है,
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिली है डरबन में और डरबन के बाहर। अगर मैं हेड टू मैच की परफॉर्मेंस की बात करूं तो आपने देखा होगा रीजा हेनरिस यहाँ पर है, एक ही शतक है, ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो पाए हैं, एक ही शतक है लेकिन वो डरबन पे नहीं है। डरबन के बाहर एक जो आपने देखा था विशाल स्कोर हुआ था 300 के ऊपर, वहाँ पर रीजा हेनरिस लीड करा था। इसके सिवाय डिकल्टन भी है, इनका भी वही है कि एक शतक डरबन के बाहर, और बाकी डोमिनिक हेनरिस, बाकी और कोई प्लेयर तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और डॉल्फिन्स के होकर जॉन्डो का नाम आपको दिख जाएगा। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पर भी उन्होंने कुछ हद तक स्टार्ट लिया था, फिनिश नहीं कर पाए थे। बॉलरों में से बात करेंगे तो लायंस की तरफ से कोई मतलब कंसिस्टेंट प्लेयर तो नहीं है, बॉलर उनके बदलते रहते हैं ओवर द ईयर्स। और अगर डॉल्फिन्स की तरफ से देखेंगे तो फ्राइलिंग और सुब्रायन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है कुछ कॉमन परफॉर्मर जो मोमेंटम वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिले हैं। कुछ प्लेयर्स आपने T20 मैच से भी देखे हैं। तो ये तो हो गए सारे रिकॉर्ड, सारे ट्रेंड्स, सारी जो ऑब्जर्वेशंस वगैरह हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, और यही है आपके पास रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड्स ढूंढ रहे हो तो ये चीज़ें ही आपको काम पे लगानी पड़ेंगी। अभी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसका कोई रिकॉर्ड से ताल्लुकात नहीं है, जो पूरी तरीके से मेरी आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन या फिर मेरी गट फीलिंग, आप जो भी कह लो उस हिसाब से। अगर आपको कुछ डिफरेंट लगता है तो आप डिफरेंट भी सोच सकते हो। तो देखते हैं आगे। आखिरी जो मैचेस हुए दोनों टीमों का, कल ही लायंस की टीम ने हराया था वॉरियर्स को, बहुत ही इजीली मैं कहूँगा बैटिंग से उन्होंने मतलब जीत हासिल कर लिया था। 3 विकेट के नुकसान पर 140 के ऊपर टारगेट चेस कर लिया। वॉरियर्स का शुरुआत अच्छा हुआ था, एक समय लग रहा था कि काफ़ी बड़ा स्कोर भी बन सकता है, लेकिन बीच में उनकी गाड़ी रुक गई। विकेट्स भले ही नहीं गिराया उतने ज़्यादा, लेकिन रन भी ज़्यादा नहीं बनने दिए। और डॉल्फिन्स की तरफ से, अच्छा ये जो मैच हुआ था यहाँ पर बबूमा, रीजा, रिकल्टन सबके परफॉर्मेंसेस थे। स्टार्ट लिया था डसन ने भी, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए। और जो मैच डरबन में हुआ है डॉल्फिन्स का जो आखिरी, मतलब डरबन नहीं, डॉल्फिन्स का जो आखिरी मैच था, डॉल्फिन्स ने बनाया था 151। एरवी और मिलर के यहाँ पर रन्स थे, मिलर 50 नहीं कर पाए थे हालांकि इस मैच पर। टाइटंस लगभग चेस कर ही चुकी थी। शुरुआती ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कराई थी महाराज और सुब्रायन ने, लेकिन उनको टैकल करने के बाद ही जो पेसर्स हैं, स्पेशली ओटनील बार्टमन के ऊपर तो पूरी तरीके से बरस गए थे टाइटंस के बैट्समैन। वो अच्छा हुआ कि मतलब जीत नहीं पाए, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता था अगर टाइटंस वहाँ पे डॉल्फिन्स हार जाती तो। लेकिन जो भी हो, पेसरों ने यहाँ पर विकेट निकाला था, स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले थे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अच्छी बॉलिंग, अगर आप स्कोर बोर्ड खोल के देखेंगे ना तो आपको दिखेगा जो स्पिनर्स से उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन विकेट्स उनको नहीं मिले। ठीक है, और दूसरी तरफ से पेसर्स को विकेट तो मिले, स्पेशली अगर आप देखेंगे मुंगरू को विकेट मिला, फ्राइलिंग को विकेट मिला। इन दोनों ने ठीक ठाक बॉलिंग ही कराई हुई थी। फ्राइलिंग को थोड़ा रन भी बना था हालांकि। बार्टमैन को भी विकेट मिला, लेकिन उन्होंने काफ़ी महंगी गेंदबाजी करी थी। तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है डॉल्फिन्स की तरफ से। वो अपना छठा बॉलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, डिस्पाइट उनके पास रुआंडे शॉट के रूप में एक ऑप्शन है, लेकिन उनको उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। ओटनील बार्टमैन ने इतना रन दिया, लेकिन उन्हीं के साथ वो मतलब स्टिक करे हुए हैं। तो यहाँ पर एक वीकनेस मुझे नज़र आ रहा है डॉल्फिन्स की तरफ से। इनका स्पिन जो है, अगर ये स्पिनर्स का 8 ओवर कोई टैकल कर लेता है, उसके बाद अब फ्राइलिंग का भी समझ लो कि 4 में से 2-3 ओवर अगर आप टैकल कर लेते हो, तो बाकी के जो 9-10 ओवर बचे इन पेसरों के, वहाँ पर एक वीकनेस मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो हम किस तरह से सोच सकते हैं? देखो, महाराज और सुब्रायन शुरुआती पावर प्ले में जो 6 ओवर्स होते हैं उनमें से ही उनका जो 4 से 5 ओवर निकल गया। ठीक है, और 10 ओवर के भीतर हो सकता है कि उनका 7 ओवर या 6 ओवर और निकल जाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द ओवर्स जो आखिर के मोमेंट पे बचते हैं वो बचते हैं इन पेसर्स के, जो कि डॉल्फिन्स का वीक जोन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी प्लेयर्स, ध्यान से सुनना, जो भी प्लेयर्स लायंस की तरफ से मिडिल ऑर्डर की तरफ या उससे नीचे बैटिंग करने आते हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि वो डॉल्फिन्स के उन पेसरों का सामना करें जो कि आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं। विकेट्स निकल रहे हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा, विकेट्स निकल सकते हैं, लेकिन रन भी वहीं पे बन रहे हैं। शुरुआती ओवर में तो उस तरह से रन भी नहीं बन रहे हैं, भले ही विकेट गिरे या नहीं गिरे। तो हमें क्या करना है डॉल्फिन्स की तरफ से अगर मैं बात करूं तो जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, खाया जोंडो इस फिक्सचर में रिकॉर्ड्स अच्छे हैं अगर आप रिकॉर्ड्स की मानेंगे तो। अच्छा, उसके बाद एरवी का खास मैंने कुछ देखा नहीं है। रुआन डेशवार्ट तो बैटिंग से मतलब पूरे सीजन में ही खास कुछ नहीं करा था। मोमेंटम वनडे कप में उन्होंने एज एन ऑलराउंडर अच्छा करा हुआ था, लेकिन अगर इनको बॉलिंग नहीं मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है इनको टीम में रखने का। डेविड मिलर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका कोई वैसा कोई ऑब्जर्वेशन भी मेरा नहीं है, और बड़े प्लेयर हैं तो इस तरह के बड़े स्टेज में हमेशा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। नीचे रॉबी फ्राइलिंग,
उसके बाद अगर मैं हमेशा ही कहता हूँ दोनों पेसरों में से अगर आप एक को लेना चाहते हो तो मुंगरू मेरे लिए बेटर प्रेफरेंस होंगे, और महाराज तो आपके लिए मस्ट हैव है ही, ज़रूरत पड़ने पर बैटिंग भी कर सकते हैं, और सुब्रायन जिनको मैं तो शायद पर्सनली पिक करूंगा स्पेशली सेकंड इनिंग्स में, बाकी आपके चॉइस के ऊपर है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे कि अगर आप मेरा शॉर्ट लिस्ट मानेंगे तो मैं यहाँ से 2, 3, 4, 5 और अगर पहले बॉलिंग आती है तो इन दोनों में से एक को लेूंगा, और ऑफकोर्स मैं मुंगरू के ही साथ ही जाऊँगा। तो ये 6 प्लेयर्स मेरे लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैं बात करता हूँ लायंस की तरफ से। डॉल्फिन्स की तरफ से तो देखिए यही है, हो सकता है कि कुछ लोग एरवी को लेकर आए, लेकिन एरवी का मैंने खास कुछ देखा नहीं है। रॉयल अफसन का भी एक ऑप्शन आता है कीपर सेक्शन में, खेलेंगे या नहीं पक्का नहीं है। आखिरी में से खेले तो थे लेकिन खास कुछ कर नहीं पाए थे, मतलब स्टार्ट उन्होंने करा था लेकिन फिनिश नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लायंस की बॉलिंग इतनी बुरी तो है नहीं जो पिछले मैच में टाइटंस की तरफ से उन्होंने हुआ था। बाकी अगर आप चाहें तो कीपर सेक्शन में इनको ही ले सकते हैं, क्योंकि वैसे भी रिकल्टन बिल्कुल भी फॉर्म पे नज़र नहीं आ रहे हैं, और डॉल्फिन्स के जो ओपनिंग बॉलर्स हैं भले ही विकेट मिले या नहीं मिले, जिस तरह की टाइट बॉलिंग करवाते हैं रिकल्टन के लिए प्रेशर बन सकता है। अच्छा, लायंस की तरफ से बात करें तो रिकल्टन मुझे लगता है यहाँ पर एक आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो रिकल्टन हो सकते हैं। रिकल्टन इस टूर्नामेंट के पहले तक तो अच्छे फॉर्म पर ही थे, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। आखिरी मैच में उन्होंने स्टार्ट लिया था, लेकिन यही दिक्कत वाली बात है, अगर आप स्टार्ट नहीं लेते हो, जल्दी आउट हो जाते हो तो अलग बात है, लेकिन जब आप स्टार्ट ले रहे हो उसके बाद भी आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो तो अब ये सोचने वाली बात हो जाती है, जो कि रिकल्टन की तरफ से भी है। उसके बाद रीजा हेंड्रिक्स, बफूमा, डसन, इन तीनों में से किसी को भी ड्रॉप कर पाना बहुत रिस्की होगा, मैं आपको ये बता सकता हूँ। अगर मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है, खुद का ऑब्जर्वेशन है, मैं बताता हूँ, ठीक है। रीजा हेंड्रिक्स हमने देखा कि डरबन के बाहर इनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर डिपेंड करके आप रीजा हेंड्रिक्स को रिस्क ले सकते हो। रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्रेडिट मैनेज नहीं कर पाओगे, और अगर क्रेडिट मैनेज करने के चक्कर में ऐसे वैसे किसी प्लेयर को लेते हो तो हो सकता है कि वो वेस्ट ही हो जाए। तो ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर बेस करके आप रीजा हेंड्रिक्स पे रिस्क ले सकते हो। पॉइंट नंबर 2 ये है कि रीजा हेंड्रिक्स को T20 मैचेस में हमेशा एक ही बॉलर से दिक्कत आया था, वो था डैनियल डुबाविरन। आज के मैच में ऑफकोर्स हो सकता है डुबाविरन नहीं खेलेंगे, अगर खेलते हैं तब तो और भी सॉलिड आपके पास ओपिनियन आ जाएगा, लेकिन अगर खेल नहीं रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि आपको दिक्कत में दिख सकते हैं रीजा हेंड्रिक्स अगेंस्ट महाराज और सुब्रायन, ठीक है। क्योंकि मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है रीजा हेंड्रिक्स का कि इनको हमेशा ही स्पिन के अगेंस्ट में इश्यूज आते हैं। उसके बाद बफूमा, डसन है, अगर आप रीजा हेंड्रिक्स को ड्रॉप करते हो तो मुझे लगता है आप इन दोनों को ही मैनेज कर लोगे। नीचे आएंगे तो पिछले मैच में खेले थे मल्डन, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं मल्डन। इनका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन अगर ट्रेंड के हिसाब से हम जाएं तो मल्डन एक ऐसे प्लेयर होंगे जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे, 4 ओवर मिनिमम 3 ओवर की बॉलिंग तो करवाएंगे ही, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और मैं शायद अगर लायंस की तरफ से किसी को कैप्टन बनाने की सजेशन दूँ तो मल्डन ही हो, ठीक है। उसके बाद डेलानो पोर्टगाइटर, अभी क्या है पूरे टूर्नामेंट में पोर्टगाइटर को कुछ मिला नहीं है बैटिंग से करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप बात कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप का पूरे टूर्नामेंट में, तो वो डॉल्फिन्स की टीम की बॉलिंग ही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है पोर्टगाइटर को प्रॉपर्ली बैटिंग जो है मिलने वाली है। अभी वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये फॉर्म पर थे टूर्नामेंट से पहले। कल के मैच में मैंने बताया था इनको बैटिंग नहीं मिली थी, आज के मैच में मैं बता रहा हूँ कि ये एक आउट ऑफ द बॉक्स इवन क्रेडिट सेवर के तौर पे भी आपकी टीम में आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर्स की मैंने बात बताई जिनके कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है डायस की तरफ से। एक तो मैंने बता दिया मल्डर का, और दूसरे हैं डेलानो पोर्टगाइटर। उसके बाद फॉर्चून और फंगीसो जो कि इस फिक्सचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखे हैं। फॉर्चून का प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। फंगीसो ने कुछ मैचों में अच्छा करा हुआ है, और इनकी बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करके ही जो आखिरी बार जीत दर्ज करा था लायंस ने इन एनी फॉर्मेट डरबन में, वो इनके ऊपर डिपेंड करके करा था। उसके बाद रबाडा, बॉर्न हेंड्रिक्स, मगाला, किसी के भी उस तरह से खास कुछ रिकॉर्ड से नहीं है, लेकिन आप मिनिमम रबाडा को और मगाला को तो छोड़ नहीं सकते। ये दोनों बैटिंग भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया डॉल्फिन्स को हमेशा ही पेसर्स के अगेंस्ट में एक इशू रहा है हिस्टोरिकली, तो वहाँ पर ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो सकते हैं। बस अच्छा, तो यहाँ पर मैंने 3 प्लेयर्स के आपको नाम बताए हैं, रिकल्टन, मल्डर और डेलानो पोर्टगाइटर, जो कि आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स हो सकते हैं लायंस की तरफ से। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ऑफकोर्स सुब्रायन तो हैं ही, जिनके रिकॉर्ड्स भी हैं, और काफ़ी लोग इनको अवॉइड कर सकते हैं क्रेडिट की वजह से। और उसके बाद रुआन डेशवार्ट, देखिए रुआन डेशवार्ट का अगर बॉलिंग करते, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये बॉलिंग करते बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते थे, लेकिन उनको बॉलिंग दी नहीं जा रही है। आज के मैच में भी दी जाएगी या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। बड़ी लीग खेल रहे हो, डेफिनेटली इनको 1-2 टीम में ट्राई करना। अगर इनको बॉलिंग मिलती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, एकदम परफेक्ट ऑलराउंडर की तरह इनका रोल आ सकता है, लेकिन इनको बॉलिंग नहीं दी जा रही है, ठीक है।
और अगर पहले बॉलिंग करवाती है डॉल्फिन्स की टीम तो बुमरू को ट्राई कर लेना। बुमरू कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन लोग इन पर ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और मैंने डे वन से बताया हुआ है कि अगर आप T20 स्पेशलिस्ट किसी बॉलरों की बात करोगे डॉल्फिन्स की टीम में, तो फ्राइलिंग के बाद बुमरू का ही नाम आएगा पेसर्स में से, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो महाराज, फ्राइलिंग, इनके भीतर ही लोग जाते हुए देंगे, या फिर मिलर, इन तीनों के साथ ही लोग जा सकते हैं। महाराज को शायद कैप्टन को स्मॉल लीग में नहीं बनाए, लेकिन फिर भी डिसेंट अमाउंट ऑफ परसेंटेज होगा जो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। उसके बाद एरवी। आउट ऑफ द बॉक्स जाना है तो जॉन्डो, सुब्रायन। बड़ी लीग में रुआन डेशवार्ट को लेके रखना, मैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 3 नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं, प्रॉपर बैटिंग तो इनको मिल ही रही है। क्या पता 1-2 ओवर की बॉलिंग भी अगर टीम इनको दे दे, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ पर घर बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डॉल्फिन्स की पेस अटैक में वीकनेसेस हैं, वो टीम ज़रूर डॉल्फिन्स के टीम मैनेजमेंट ने भी ऑब्जर्व करा होगा। तो अगर ऐसा उन्होंने करा है तो हो सकता है कि एक आध ओवर रुआन डेशवार्ट को दे दें। मैं मतलब कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकता, लेकिन चांसेस तो हैं। लायंस की तरफ से डसन और रीजा सेफेस्ट पिक में होंगे। उसके बाद बफूमा, मल्डर, इनके साथ ही लोग जाएंगे। और पेसरों में से मगाला, रबाडा। इसके सिवा भी मैंने आपको 2 आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर्स के बारे में बताया है, रिकल्टन और पोर्टगाइटर। इनको बड़ी लीग में कंसीडर आप जरूर कर सकते हो। पोर्टगाइटर को तो आप इवन क्रेडिट मैनेज करने के लिए भी ले सकते हो। आउट ऑफ फॉर्म तो कभी भी नहीं थे ये, मतलब अभी तक मौका नहीं मिला है उनको ज़्यादा, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे। अगर आज की मैच में प्रॉपरली मौके मिल जाते हैं, या फिर इनको कभी से प्रमोशन वगैरह मिल जाता है बैटिंग में, तो क्या पता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाए। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे डॉल्फिन्स बैटिंग फर्स्ट कर लेती है तो ये टीम काफ़ी काम पे आ सकता है। 9.5 क्रेडिट अभी भी मेरे पास अवेलेबल है। अगर डॉल्फिन्स बैटिंग फर्स्ट करती है, मतलब दूसरे इनिंग में उनको बॉलिंग मिलती है, तो मैं शायद आपको सुब्रायन लेने को बोलूँ, ठीक है। अभी सुब्रायन अगर आप ले लोगे तो आपके पास 3 जो मेन बैट्समैन हैं लायंस की तरफ से, रीजा, डसन और बफूमा, उनमें से सिर्फ एक ही आप ले पाओगे, और मैंने ऑलरेडी उनको लेके रखा हुआ है। रीजा के तो मुझे मेरे पास कुछ मतलब रीज़न है। बफूमा का कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है कि मतलब अगर आपने इसमें नोटिस करा होगा ना कि जिस भी मैच पे उन्होंने 30+ बनाया है, ठीक है, उसके अगले मैच में वो या तो कम रन पे निपट गए हैं, या तो उनको बैटिंग नहीं मिली है, या तो कुछ तो हुआ है, ठीक है। और ये मैंने पिछले सीजन में भी नोटिस करा हुआ था। इसका कोई लॉजिक नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये बस ऑब्जर्वेशन है, ज़रूरी नहीं फिर से हो। तो 9.5 क्रेडिट है। अगर आपको बफूमा लेना है आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखना यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेयर्स के क्रेडिट बढ़ा दिए गए हैं, जिनमें से रीजा हेंड्रिक्स हैं, बफूमा का भी 9.5 कर दिया गया है। उसके बाद सुब्रायन का शायद 8 था, 9 कर दिया गया। मल्डर के क्रेडिट यहाँ पर डिक्रीज़ कर दिए गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये है 9.5 क्रेडिट लेकर आप यहाँ पे अगर बफूमा को ले लेते हो तो आप वैसे भी सेफ रह गए, ठीक है। रीजा हेंड्रिक्स को मेजॉरिटी ऑफ द जनता ले रही है, काफ़ी जनता कैप्टन वाइस कैप्टन बना रही है, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप यहाँ पे मिलर के ऊपर रिस्क ले लीजिए और रीजा हेंड्रिक्स को ड्रॉप कर दीजिए मिलर को, और रीजा हेंड्रिक्स को ले लीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन एक ना एक बड़े प्लेयर को तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा, जो मोटा मोटा कहना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर सेकेंडरी से बॉलिंग आती है तो सुब्रायन को मैं शायद प्रायोरिटी दे दूं। इसके सिवाय भी जो क्रेडिट सेवर के तौर पे मैं बात कर रहा था, उसके मामले में आप यहाँ पर पोर्टगाइटर को ले सकते हैं। पूरे टूर्नामेंट में उनको मौका नहीं मिला है, बॉलिंग भी नहीं दी जा रही है, बैटिंग तो मिल ही नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर इनको बैटिंग मिलनी चाहिए। अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बैटिंग मिलनी चाहिए, मैं इतना आपको कह सकता हूँ। बाकी यहाँ से महाराज मेरे लिए मस्ट हैव है। मगाला, रबाडा, इनमें से लोग काफ़ी लोग हो सकता है कि इन पेसरों को अवॉइड करें क्रेडिट सेव करने के लिए भी, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में मैं हमेशा ही प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है। और वैसे भी डॉल्फिन्स के अगर पेसर्स का हमेशा ही अच्छा रिकॉर्ड रहता है, तो इसीलिए नीचे आपको फॉर्चून और फंगीसो भी देख जाएंगे। फंगीसो को मैं इनिशियली स्मॉल लीग में नहीं ले रहा, लेकिन बड़े लीग में ऑफकोर्स टेकेबल प्लेयर हैं। और फॉर्चून को भी आप ले सकते हो 8.5 क्रेडिट के एक प्लेयर के तौर पे, क्योंकि ये आपको थोड़ी सी बैटिंग भी करवा के दे सकते हैं, ठीक है। कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने आपको बेसिस तो समझा दिया है कि किस बेसिस पे मैंने अपना टीम जो है बनाया है। रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देख के जाओगे तो आप कभी भी टीम नहीं बना पाओगे। रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। आप कहाँ पर लोगे, कितना लोगे, ये आपके ऊपर है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर मैं बनाता तो शायद डॉल्फिन्स के स्पिनर्स के साथ ही जाता, क्योंकि डॉल्फिन्स के स्पिनर्स ने यहाँ पर हमेशा ही डोमिनेट करके रखा हुआ है। और अगर आपको सेफ जाना है, ऑलराउंडर्स के साथ देखना है, तो फ्राइलिंग के साथ लोग जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ नहीं है इनको ना बनाने के लिए, मेरे पास कोई लॉजिक। और वाइस कैप्टनसी के लिए आप मुल्टर के साथ जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर महाराज का भी ऑप्शन है अगर आप लेना चाहते हो तो। सुब्रायन को बड़ी लीग में डेफिनेटली 1-2 टीम में ट्राई भी करना और कैप्टन वाइस कैप्टन बना के रखना। आखिरी मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था, और हमेशा ही आपने देखा है कि मोमेंटम वनडे में भी इनके रिकॉर्ड अच्छे रहते हैं इस फिक्चर में,
ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।